आज से हम लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। चूँकि हमारे पास थोड़ा समय नहीं था एग्ज़ाम होने के कारण, लेकिन कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक सारा चीज़ को अच्छे से रिवीजन कर ले, समझ जाए। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और सारा आंसर खुद से लिख सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सारे आंसर को, और अपने भाषा में लिखना है, ठीक है, याद नहीं करना, एक भी रटना नहीं है। तो हम लोग का पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, एक उदाहरण दे करके बताएं, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न यही है तुम्हारा, 2 प्रश्न हो गए इसमें। एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, दूसरा उदाहरण देना एक, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई, तो रासायनिक समीकरण किसका लिखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेत में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, C+O2 मिलकर के क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। तो एकदम आंसर नहीं देखना, बस हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से अपने हिसाब से आंसर लिखोगे वहां पर अपनी भाषा में, ठीक। रासायनिक समीकरण क्या हो गया, तो हमने क्या लिखा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को संकेत में हम लोग क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, कैपिटल C। ऑक्सीजन को संकेत में हम लोग क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन जहां लिखा हुआ था वर्ड में ऑक्सीजन, वहां पर O2 लिख दिए। कार्बन डाइऑक्साइड जहां लिखा था वहां CO2 लिख दिए। तो हमने क्या किया, जो समीकरण था, जो रासायनिक अभिक्रिया था, उसको हम लोग क्या किया, संकेत में लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह बात आया कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो हेडिंग दे देंगे रासायनिक समीकरण। तब क्या लिखेंगे कि जब हम अपने भाषा में, देहाती भाषा में, ठीक है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में दिखाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। उसमें पॉइंट 1 दे देंगे कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है, बीच में तीर का निशान होता है। रासायनिक समीकरण में बीच में तीर का निशान होता है, और तीर जो होता है ना, तीर यानी एरो, इंग्लिश में एरो बोलते हैं, उसके बाएं तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक। सिर्फ समझने के लिए देखो, एरो देंगे, इधर लिख देंगे अभिकारक, बाएं तरफ, दाहिने तरफ क्या लिखेंगे, उत्पाद। बस काम खत्म हो गया मेरा। अब उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, तो अभी C+O2 बताया, CO2 लिख दो, ये भी आता होगा। यहाँ पर एक दिया हुआ उदाहरण H2 + Cl2, HCl हो गया। तो हम आसानी से इसका परिभाषा लिखेंगे, याद हो गया। किताब में दिया हुआ है, हम लोग देख करके रट भी सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेत के द्वारा दिखाते हैं, सिंबल के द्वारा, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक तीर का निशान होता है, तीर के बाएं साइड क्या होता है, अभिकारक होता है। अभिकारक किसको बोलते हैं, समझने के लिए सिर्फ देखो, उसको लिखना नहीं है, सिर्फ दिखाना। एरो लिखेंगे, उसके बाएं तरफ लिख देंगे अभिकारक, दाहिने तरफ लिखेंगे उत्पाद, ठीक है। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर उसके बाद 2 उदाहरण दे देना, C+O2 CO2, एक यहाँ पर दिया H2 + Cl2 HCl हो गया, है ना। और बहुत सारा उदाहरण है H2O का, H2 + O2 H2O जल बन गया। तो इस तरह से उदाहरण बहुत सारा है, ध्यान में रहेगा तो हो जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो बुक में है दिया हुआ, ठीक है, हम लोगों को याद कर लेना है ताकि एग्जाम में भूलना नहीं है, ठीक है। हर हाल में हमको यहीं पर याद हो जाना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक उदाहरण के लिए यदि लोकल लैंग्वेज में समझो, यदि शादी करता है कोई लड़की का, तो क्या करता है, लड़का नौकरी वाला खोजता है, देखता है जब टीचर है तो 5 लाख रुपया प्लस बेटी देता है, तब क्या कहता है, संतुलित हो गया, है ना, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। यदि कोई IAS ऑफिसर है तो उसको 40 लाख रुपया देता है, तब लड़की भी देता है, तो वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। समझ में आया कुछ, तो वो चीज है ना। एक बंदर वाला भी कहानी सुना होगा कि 3 रोटी था, दो भेड़िया लड़ रहा था या कौवा, उसमें जब बंदर आ गया, बोला हम तराजू में नाप करके जो तुमको दोनों को बराबर कर देंगे, जिसमें से ज्यादा होता था वह खा लेता था, ठीक है। संतुलित करना मतलब क्या हो गया, बराबर करना, ठीक है। समझ में आ गया, किसको बराबर करना। अभी अभी रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े थे, रासायनिक समीकरण बोले ना, संकेत के द्वारा जिस अभिक्रिया को दिखाते हैं उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो उसमें क्या था, एक एरो का निशान था, है ना, तराजू समझ लो उसको, वो जो तीर का निशान है,
तीर के बाएं साइड क्या था, अभिकारक, दाहिने साइड क्या था, उत्पाद। बाएं साइड क्या था, अभिकारक, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है। समझने के लिए बताता है अभिकारक क्या होता है। जैसे हम लोगों को खीर बनाना है, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए। ये तीन चीज मिलाएंगे ना, उसमें किशमिश भी डाल देंगे, थोड़ा छुहारा भी डाल देंगे तो टेस्टी हो जाएगा। कुछ और मसाला, गरम मसाला डाल देंगे, और तो वो सारा चीज क्या हो गया, अभिकारक। जब खीर मेरा तैयार हो जाएगा तो वो क्या हो गया, उत्पाद। समझ में आया। मकई होता है ना, मक्का हो गया, चीनी हो गया, दोनों को मिला करके हॉर्लिक्स बनाते हैं, तो मक्का और चीनी मेरे लिए क्या हो गया, अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जब उससे हॉर्लिक्स बन गया तो हॉर्लिक्स मेरा क्या हो गया, उत्पाद। अब प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। चूंकि हम इसलिए उदाहरण बता रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक तीर का निशान होता है ना। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक तीर का निशान होता है। तीर के निशान के बाएं साइड अभिकारक को लिखते हैं और दाहिने साइड उत्पाद को, जो प्रोडक्ट बनता है। दोनों में किसके संख्या को, परमाणु के संख्या को बराबर करते हैं। किसके संख्या को बराबर करते हैं, परमाणु के संख्या को बराबर करते हैं, ठीक है। अभी देखो कैसे, तो अब लिखेंगे क्या, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, प्रश्न तो यही है। तो पहले हम लोग इसका परिभाषा क्या देंगे कि रासायनिक समीकरण में, ठीक है ना, अभिकारक और उत्पाद दो ही चीज ना है। एक तरफ अभिकारक, दूसरे तरफ उत्पाद। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या बोलते हैं, जब, अब फिर से एक बार समझ लो अच्छे से, जब अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। कब संतुलित बोलेंगे, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या, यानी कि उत्पाद और अभिकारक दोनों का परमाणु संख्या बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह हो गया, यदि 5 परमाणु किधर है, अभिकारक के पास, तो 5 परमाणु किसके पास होना चाहिए, उत्पाद के पास भी, यानी कि रिएक्टेंट के पास 5 है तो प्रोडक्ट के पास भी 5 होना चाहिए, तब ना बराबर हुआ, है ना। भाई भाई में भी जमीन बराबर बढ़ते हैं तो वहां पर भी संतुलित करते हैं, है ना। तो ये चीज है, अब समझ में आ गया। परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब रासायनिक समीकरण में हम, ठीक है, अपने भाषा में जैसे तुमको समझ में आता, रासायनिक समीकरण जिसमें एक तीर का निशान होगा, उसके अभी अभिकारक और इधर उत्पाद, है ना। तो उत्पाद और अभिकारक के परमाणु संख्या जब बराबर हो जाए वैसे समीकरण को क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। उदाहरण के लिए तो अभी पहले हम लोग दिए थे C+O2, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं ना, हमेशा O2 ही लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, ठीक है, O2 लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं उसको बाद में चर्चा करेंगे। C+O2 क्या हो जाता है, CO2। अब देख लो C+O2, C कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना है 2, टोटल कितना हो गया 3। अब उधर चलते हैं CO2, C कितना है उसमें 1, O2 कितना है 2, तो 2 1 3 बराबर है, यानी C+O2 CO2 संतुलित समीकरण है। हमको सबसे अच्छा याद भी है, वही लिख देंगे हम उदाहरण में, है ना। अब देखो दूसरा उदाहरण, ये संतुलित था C+O2 CO2 डायरेक्ट। दूसरा H2+O2, हाइड्रोजन को हमेशा H2 ही लिखते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, H2+O2 क्या हो गया, H2O, जल समझते हो, वाटर का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं H2O, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं भाई कि अभिकारक में क्या क्या है, H2+O2, है ना। कितना H2 है 2, O2 कितना है 2, यानी टोटल कितना हो गया 4। इधर आते, इधर देखते हैं H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, O कितना है 1, H2O, O अकेले है, यानी टोटल 3 है। तब तो गड़बड़ हो गया, कैसे बराबर करेंगे, अब बराबर करते हैं। इधर O को भी 2 करना पड़ेगा, इधर क्या है O2 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, H2O है लिखा हुआ, तो H के सामने में 2 लगा देंगे, ठीक है। H2O लिखा हुआ है तो H के पहले क्या लगाएंगे 2, जैसे कि गुना करते हैं ना, ब्रैकेट डाल के जो गुना करते हैं, उसी तरह से सामने में क्या लगा देंगे, इसको ब्रैकेट डाल के H2O को 2 लगाएंगे। तो हाइड्रोजन अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉलिश था, उसमें पूरा में 2 से गुना किए हैं,
H2O में, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब फिर इधर से आते, इधर तो अब हाइड्रोजन 2 ही गया, 4 गो होना चाहिए, तो इधर भी हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन के आगे 2 लगाएंगे, हो जाएगा 2H2 हो जाएगा, यानी 4 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो 2 है, उत्पाद में क्या बन गया H2O, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लगाए थे 2 लगाए थे। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं संतुलित समीकरण। यदि बच्चा को समझ में नहीं आता है तो सीधा लिख दो C+O2 CO2, याद ही रहेगा, है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख देना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, मतलब सिर्फ समझ जा कि एक जगह से दूसरे जगह भगा देना, है ना। बेंच पे बैठे रहते हैं, 5 लड़का बैठा हुआ है, उधर से टीचर आ गया, कह गए बच्चा तुम जाओ पीछे बैठो, है ना, उसको क्या कर दिए प्रतिस्थापित कर दिए। या फिर 2 लड़का बात कर रहा है, तो एक उसमें से एक को क्या कर दिए दूसरी जगह भेज दिए, दूसरे लड़का को बैठा दिए वहां पर, तो बदल देना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बदल देना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या प्रतिस्थापित करेगा, कुछ ना कुछ तो अदल बदल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमको समझ में आ गया प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। अब प्रश्न का आंसर कैसे देंगे, तो यहाँ कह रहा है विशेष सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ये मेरे समझ से बाहर है, ठीक है ना। अब हम बताते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। अब देख लो, अभिकारक, एक अभिकारक लेते हैं या 2 अभिकारक लेते हैं, ठीक है, एक अभिकारक लो फिर दूसरा लो, 2 अभिकारक ले लिए, ठीक है, उत्पाद भी 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, उत्पाद भी 2 ले लेते हैं। इसमें क्या होगा जैसे कि NaCl, क्या है NaCl, Na क्या होता है सोडियम होता है, Cl क्या होता है क्लोरीन होता है, Cl किसको बोलते हैं क्लोरीन को, ठीक है। और उसके साथ क्या लगा दो Mg, चलो ठीक है, एक उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, या फिर इसका सिर्फ परिभाषा, उदाहरण तो इसे पूछ नहीं रहा है, तो परिभाषा यदि हम लोग बताएं तो परिभाषा में सिंपल सा बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है ना, एक होता है धातु, यानी एक क्या होता है धातु, ठीक है, दूसरा उसके साथ लगा हुआ रहता है लवण, ठीक है, जैसे सोडियम NaCl बोले ना, और उधर क्या था Na क्या हो गया धातु, Cl क्या हो गया लवण हो गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लवण बोलते हैं। वैसे NaCl किसको बोलते हैं नमक को बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सिंपल सा बात बोलो, अभिकारक में जो होता है यदि एक यौगिक है, ठीक है, सिंपल सा बात, यौगिक का मतलब क्या होगा 2 मिक्स करके, है ना, हस्बैंड वाइफ समझ जाओ, पति पत्नी, समझ रहा है। एक उदाहरण सिंपल सा है, पति पत्नी है कोई, ठीक, ये दोनों पति पत्नी है, ये कोई और लड़का है, ठीक है, तो ये इसकी जो पत्नी है इस अपने पति को छोड़कर उसके साथ चली जाएगी, तो ये क्या हो गया प्रतिस्थापन हो गया, है ना। एक कंडीशन तो ये हो गया, उसको एकल प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। बात समझ में आया कुछ हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कहने का मतलब क्या हो गया, एक यौगिक है, कोई एक तत्व है, तो इस यौगिक का जो ये वाला कौन सी है लवण है, वो दूसरे तत्व के साथ यदि चला जाए तो वो क्या कहलाएगा प्रतिस्थापन कहलाएगा। एक तरीका तो ये, ठीक है, प्रतिस्थापन यानी जिसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, प्रतिस्थापित हो जाना, जगह बदल लेना। अब चलो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, उस कंडीशन में क्या होगा तुम यदि पत्नी हो, तुम उसके पति को तुम छीन लिया, वो मतलब एक्सचेंज हो गया, बदला बदली हो गया। अब कैसे समझेंगे इसको परिभाषा के हिसाब से, तो सिंपल सा बात है, ये यौगिक है, एक यौगिक ये है, ठीक है ना, ये वाला यौगिक क्या करेगा, इसका जो तत्व है दूसरे यौगिक के लवण को अपने पास ले लेगा, और दूसरा वाला जो तत्व है दूसरे के लवण को अपने पास ले लेगा, यानी कि एक्सचेंज कर लेता है, अदला बदली कर लेता है, किस चीज का लवण का, है ना। यदि 2 यौगिक है, दोनों यौगिक में तत्व होगा, वह तत्व क्या करता है एक दूसरे यौगिक का लवण को अदला बदली कर लेता है ना, उसके लवण को अपने पास, अपना वाला लवण उसके पास, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है समझ में आया, तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यदि अभिकारक में यौगिक क्या करते हैं अपने लवणों का अदला बदली कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, यदि अभिकारक के यौगिक आपस में लवणों का अदला बदली कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सिंपल सा भाषा में अब लिख सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे जब अभिकारक में उपस्थित दो यौगिक आपस में लवण का अदला बदली कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपने भाषा में ही लिखना है, किताब में थोड़ा सा उलझा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है बदलना, पोजीशन चेंज करना। जैसे उदाहरण के लिए बताए थे, क्लास में बच्चा जब बात करता है जगह ही बदल देता है, एक को यहीं बिठाओ दूसरे को वहां ला दो। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है मिलना। संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना होता है। नहीं, संयोजन का मतलब मिलना। जैसे कि देख लो, दो आदमी का मिलन हुआ तो एक नया पैदा हुआ कि नहीं, मम्मी बन गई, तो वही तो संयोजन अभिक्रिया हुआ। और इसको अभी पूछे तो बोलिए हमको पते नहीं है, अब बन गई है माँ। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया, जब दो अभिकारक आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखना है। देखो ध्यान से फिर से एक बार, संयोजन अभिक्रिया हेडिंग देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, जब दो अभिकारक आपस में मिलकर आपस में अभिक्रिया करके, जिस भाषा में लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा सेंस वही रहेगा, है ना। जब दो अभिकारक आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भाई अभी अभी बताए थे C+O2, C अलग है, O2 अलग है, दोनों मिलकर क्या बना लिया, CO2। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभी अभी भाई साहब मिला था प्रतिस्थापन, अदला बदली, द्विविस्थापन आ गया। इसी को बांट दिया दो पार्ट में प्रतिस्थापन को, एक को बोला एकल विस्थापन, एक को बोला द्विविस्थापन। एकल विस्थापन समझ में आया, ये दोनों पति पत्नी, वो कोई और लड़का इसकी पत्नी को लेकर भाग गया, वो हो गया एकल विस्थापन, ये बेचारा अकेले रह गया, है ना। ये हुआ एकल विस्थापन। द्विविस्थापन क्या हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपना पत्नी का अदला बदली कर लिया, तो वो क्या हो गया, द्विविस्थापन। अब इसको लिखेंगे कैसे परीक्षा में, तो पति पत्नी तो लिख नहीं सकते हैं, समझने के लिए। ठीक है, वहां पर क्या लिखेंगे, जब अभी दो अभिकारक में, अभिकारक समझ, रिएक्टेंट जिधर अभिक्रिया करेगा, है ना, दूध चावल चीनी जिधर लाए हैं बनाने के लिए खीर, तो वो सब क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक में यौगिक जब अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं या लवणों का अदला बदली कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। दो पति पत्नी आपस में पत्नी का अदला बदली कर ले या पति का अदला बदली कर ले तो वो क्या कहलाया, द्विविस्थापन। यानी कि दो यौगिक जब आपस में लवण या आयनों का अदला बदली कर ले तो वो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है। तो हम परिभाषा इसी तरह से लिखेंगे, जब अभिकारक में दो यौगिक आपस में आयनों का, ठीक है। अब ये आयन क्या होता है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आयनों का अदला बदली कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। आयन सीधा सीधी समझ जाओ, अभी अभी था NaCl जिसमें Na+ था, Cl- था, तो Cl- वाला आयन कहलाता है। मोटा मोटी समझ जाओ, यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन दोनों आयन हो गया। यहाँ पर जब अलग अलग करेंगे ना तो Na+ होगा, वो भी आयन हो गया, ये भी आयन हो गया। तो आयनों का अदला बदली कर लेता है। तो परिभाषा आराम से लिखेंगे, जब दो यौगिक जब अभिक्रिया में होते हैं और वह अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब उदाहरण के लिए यहाँ बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया हुआ है, हम लोग इसको देख लेते हैं। Na2SO4, Na2 क्या हो गया, सोडियम, Na क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। S क्या होता है, सल्फर, O4 क्या होता है, O ऑक्सीजन। तो SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं, सबका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं ना उसी तरह से इस मूलक को याद करने वाले हैं, ठीक है, आगे भविष्य में। ऐसे इन लोगों को बताया हुआ है। Na2 हो गया सोडियम, SO4 बोले सल्फेट, याद रखेंगे SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है। तो Na2SO4 तो सोडियम सल्फेट, नाम याद हो गया, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, चूंकि SO4 को सल्फेट बोलते हैं ना। यहाँ पर लिखा हुआ AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म में। क्या फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। एक होता है लिक्विड फॉर्म और एक होता है सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सॉलिड का मतलब हो गया पाउडर की तरह, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। एक होता है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा है और सॉलिड वाला मात्रा कम है। समझ में आया, ठोस पदार्थ कम हो और उसमें पानी ज्यादा, उसको लिक्विड बोलेंगे। और एक्वस किसको बोलेंगे, जिसमें कि ठोस ज्यादा हो
और पानी का मात्रा बहुत कम हो, जैसे कि वो शक्कर अभी था खा रहे थे, उसमें क्या था, पानी थोड़ा कम मात्रा में था, पूरा तो सूखा हुआ नहीं था, नहीं तो जला हुआ रहता, थोड़ा सा तो पानी का मात्रा जरूर होगा। तो यही चीज़ है, समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, यह किसके साथ अभिक्रिया करता है, BaCl2। Ba क्या होता है, बेरियम। Ba को क्या बोलते हैं, बेरियम बोलते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, Be होता है, ये बेरियम है, ठीक है। BaCl2, Cl2 को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। क्या चीज, क्लोराइड। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, बेरियम क्लोराइड पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लो, दोनों के पास आयन है, इसके पास क्या Na2SO4, तो यहाँ पर क्या करेगा, अदला बदली करेगा, BaCl2, इसके पास Cl2 है, ये Cl2 Na वाले को दे देगा, उसका SO4 ये ले लेगा। वही काम हुआ इस अभिक्रिया में, क्या हो गया, Ba क्या किया, बेरियम SO4 को ले लिया, तो ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, BaSO4। सोडियम क्या किया, क्लोरीन को ले लिया, NaCl2। NaCl समझता है क्या होता है, नमक का सूत्र होता है, नमक जो हम लोग घर में खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, NaCl। तो याद हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं BaCl2 के साथ, वह क्या बनाता है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनाता है, और उसके बाद NaCl यानी नमक बनाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो चीज है, एक देख रहे डाउन एरो है, दो तीर मिलेगा, जब भी अभिक्रिया लिखा हुआ रहेगा वहां पर दो तीर मिलेगा, एक नीचे की ओर, एक ऊपर ऊर्ध्वाधर है ना, 90 डिग्री बना करके। ऊपर जब रहेगा तो समझ जाओ गैस बन के उड़ जाएगा, है ना, यानी जब ऊपर तीर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समझेंगे हम लोग कि वह गैस बन के खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ डाउन एरो है, इसका मतलब क्या होगा, राख बचेगा, है ना, पाउडर की तरह। तो बेरियम सल्फेट का सॉलिड देखो, सॉलिड लिखा हुआ है तो पाउडर की तरह राख बचेगा, उसके बाद नमक बचेगा, है ना। समझ में आ गया। इसका उदाहरण लिख सकते हैं, द्विविस्थापन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, अभी अभी बताए थे संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना। अब वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। कैसे वियोजन होता है, एक माँ और बेटी, है ना, बाप और बेटी का क्या होने वाला होता है, वियोजन हो जाता है ना। एक न एक दिन तो छोड़ के जाना है, गला पकड़ पकड़ के रोना है ना, टूट जाता है वहां पर ये चीजें। तो क्या, या फिर ये उदाहरण सटीक नहीं है, एक समझने के लिए बोले वियोजन का मतलब क्या होता है, दूर होना, टूटना, ठीक है। यदि हम विज्ञान में जाएं तो जब कोई एक पदार्थ टूट करके अलग अलग पदार्थों में बंट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं, है ना। तो यही चीज हो गया। अब जैसे कि देख लो, हम लोग उदाहरण के लिए ले ले तो हम लोग किसान है तो किसान का उदाहरण लेते हैं। धान काट के लाते हैं, उसको जब मशीन में डालते हैं तो तीन चीज निकलता है, पुआर भी निकलता है, धान भी निकलता है, खखड़ी भी निकलता है। तो ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हुआ कि नहीं, आराम से हुआ, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोई एक अभिकारक, अभिकारक में कितना होगा, एक। संयोजन में क्या था, संयोजन में मिलता था, मिलने का मतलब अभिकारक में दो तीन रहेगा, मिल करके क्या बना लिया, एक पदार्थ बनाएगा। जैसे खीर बनाए थे, दो तीन चीज था, मिला के एक ही चीज बना। अब वियोजन में क्या होगा, जब एक पदार्थ टूट करके अनेक नया नया पदार्थ बना ले या भिन्न भिन्न प्रकार के नए पदार्थ बनाए तो उसको क्या कहते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं, यदि एक अभिकारक टूट करके अनेक उत्पाद में क्या हो जाए, अनेक उत्पाद का निर्माण करे तो वह क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब हो गया टूटना। उदाहरण के लिए क्या बताओगे, उदाहरण बता दो। CaCO3, CaCO3 ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगा यदि तो। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, C का मतलब होता है कार्बन, O3 का मतलब होता है ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो CO3 होता है कार्बोनेट। CO3 को अभी SO4 को क्या बोले थे, सल्फेट। यहाँ पर CO3 को क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट पढ़ेंगे। तो CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, टूट जाता है। किस चीज में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग होशियार बन जाएंगे। CO2 को क्या करेंगे, CO2 लिखेंगे, एरो मारेंगे, उसको तोड़ देंगे किसमें किसमें, C+O2 में, मेरा उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो ये वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उदाहरण लिख देना। आगे बढ़ते, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दो अभिक्रिया हमको मिलने वाला है, एक को बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, एक को बोलते हैं उष्मा
क्षेपी अभिक्रिया। शोषी का मतलब होता है सोखने वाला, है ना, शोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। कुछ अभिक्रिया होता है उष्मा क्षेपी, जिससे उष्मा क्या होता है, निकलता है। जैसे कि कोयला में आग लगा देते हैं तो गर्मी निकलते रहता है एकदम, तो वो क्या हो गया, उष्मा क्षेपी हो गया, उष्मा निकलता है। और किसी चीज में उष्मा देना पड़ता है ना, अभिक्रिया करवाने के लिए। जैसे कि क्या होता है, लोहा को हमको पतला करना है, क्या करते हैं हम लोग, पहले गर्मी डालते हैं उसमें, तब जा करके वह गर्म होता है अभिक्रिया करके, तब उसको पीटते हैं तो जल्दी से पतला हो जाता है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या हो गया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा बनता हो, है ना। उष्मा क्षेपी का मतलब क्या हो गया, उष्मा निकले। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, निर्माण हो, उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और सबसे होशियार बन जाओ तो सीधा बता दो, CaO, CaO किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड समझ में आता है, CaO चूना को बोलते हैं। चूना देखा है कभी घर में जो पोतते हैं, तो CaO याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसको जब पानी में मिला देंगे, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, अभी अभी बताए थे। तो CaO को जब पानी में मिलाते हैं तो वह क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी वो बनाता क्या है, CaOH हॉल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ प्लस में लिख देंगे उष्मा, हीट। कैसे, तो घर में देख लेना, एक बाल्टी में चूना डालना पानी में, और उसमें हाथ डुबाना, वो गर्म हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि उष्मा उत्सर्जित होता है उसमें। समझ में आ गया। तो हम उस वो वाला उदाहरण दे देंगे, इसमें भी एक उदाहरण दिया हुआ है, CH4 प्लस O2, ठीक है। H2O CO2 याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग चूना वाला याद रखेंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O पानी मिलाएंगे, H2O पानी होता है, उसके बाद उसमें क्या बनेगा, CaOH हॉल 2, किसका हॉल 2, Ca रहेगा लिखा हुआ, OH को ब्रैकेट में डालेंगे, नीचे लिखेंगे 2, समझ में आया। उसको पढ़ते हैं CaOH हॉल 2 प्लस उष्मा लिख देंगे, बात खत्म हो गया, ठीक है। या फिर नहीं आता है, साफ बेवकूफ हो तो लिख दो चूना प्लस पानी, इतना तो लिख ही सकता है ना, फॉर्मूला याद नहीं है तो उदाहरण में चूना प्लस पानी, उसको लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस उष्मा, कहानी खत्म हो गया, है ना। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिख सकते हो। अब आते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ बताइए, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, मैं बता देता हूं। हाँ तो भैया इसमें उष्मा देने की जरूरत होगी। उष्मा कहाँ देंगे, एक तीर का निशान लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे लिख देंगे उष्मा, यानी उसको गर्म करना होता है। समझ में आया कुछ, तो ये चीजें। अब यहाँ पर क्या होता है ना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, कुछ ऐसा अभिक्रिया होता है जिसको गर्म करना पड़ता है तब जाकर के अभिक्रिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, या उष्मा का अवशोषण होता है। परिभाषा से, क्वेश्चन से ही आंसर दे देंगे, उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आसान उदाहरण है N2 प्लस O2, NO, N2 प्लस O2 क्या हो गया, NO हो गया, है ना। गैस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, हम समझ में आया कुछ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और उष्मा इसमें लगता है, उष्मा देना पड़ता है। उष्मा कहाँ लिखना होता है, तीर का निशान जहाँ है उसके ऊपर या नीचे लिख दो, उष्मा हो जाएगा काम, ठीक है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O क्या होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला के क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। चूंकि याद आ गया हमको एक चीज, इसलिए हम वो चीज बता देते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना। यदि उस गैस को यहाँ पर छोड़ दे, सभी ठा के मार मार के हंसेंगे, ठीक है ना, रोते हुए बच्चे भी हंसने लगेंगे, तो बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक देखना अच्छे से। हम कोशिश करेंगे टाइम निकाल करके जो है थोड़ा थोड़ा लेक्चर बनाते जाए, ताकि एग्जाम तक में सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास समय नहीं मिल पाता है, एग्जाम होने के कारण थोड़ा परेशान रहते हैं, ठीक है। अच्छा से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।